बहुपद का द्विपदी व्यंजक से भाग, मतलब एक बहुपद रहेगा जो उसमें 3 या अधिक पद रहेंगे। वैसे 1 से अधिक पद रहे तो बहुपद में आ जाता है, लेकिन चलिए 3 या 3 से अधिक पद रहेंगे और उसको हम लोग एक द्विपदी व्यंजक से भाग देंगे। द्विपदी व्यंजक मतलब द्विपद, अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए बाइनोमियल। अब एक उदाहरण ले लेता हूं और उस उदाहरण के आधार पर हम उस सवाल को देखेंगे। देखिए, मैंने एक सवाल लिया है, क्या x ऋण 4 x की घात 3 ऋण 5 x की घात 2 ऋण 2 x धन 24 का एक गुणनखंड है। हम लोग इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं क्या x माइनस 4 इज x माइनस 4 x स्क्वायर x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24, है ना। इसका कोई फैक्टर है या नहीं है। तो अगर फैक्टर की बात आती है तो यदि पूरा भाग जाता है तो वो फैक्टर है। यदि हम इसे x की घात 3 ऋण 5 x की घात 2 ऋण 2 x धन 24 को पूरा भाग दे देंगे x ऋण 4 से, तो निश्चित रूप से वो उसका गुणनखंड है। यदि वो पूरा भाग नहीं गया, शेष फल बच गया, तो वो गुणनखंड नहीं है। सवाल बिल्कुल अब एक है, या तो आपको सीधा भाग देने बोल देता या फिर सवाल ऐसा होता। मैंने जानबूझ के ये सवाल लिया है क्योंकि ये सवाल परीक्षा में आने लायक रहता है, थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरीके से आता है तो सीधा भाग देने के लिए अधिकतर नहीं बोलेगा। तो हम इसको भाग देकर देख लेते हैं। चूंकि x ऋण 4 को पूछा है वो इसका गुणनखंड है या नहीं, तो हम x ऋण 4 से ही भाग देंगे। अब जो इसमें पहली चीज़ रहनी चाहिए, जो चूंकि मेरे को सवाल में उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है इसलिए मैंने नहीं किया, ये जो बहुपद रहेगा जिसको हमको भाग देना है, इसको आप हमेशा घात के घटते क्रम में आप इसे जमा लीजिए। जैसे यहाँ घात 3 है, फिर घात 2, फिर घात 1, और यहाँ पर भले ही यहाँ पर x नहीं है लेकिन उसका मतलब है यहाँ x की घात 0 है। मतलब x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1 और यहाँ x की घात 0, क्योंकि किसी की भी घात 0 होता है उसका मतलब ही 1 हो जाता है, तो वो 24 के 24 रह जाता। तो ये इसको हम लोग क्रम से जमा लेना है घात के घटते क्रम में, और उसके बाद इसे हल करना है। अब जब इसको हल करने की पारी आएगी तो आपको हर बार यहाँ जो बचे रहेंगे उनका पहला पद को आपको लेना है। जैसे यहाँ x की घात 3 है, इसकी पहले पद को हमारे जो भाजक है ना, उससे हम पहले पद से हम पहले भाग करके देखेंगे या काट के हम देखेंगे। तो यहाँ रफ कार्य कर लेते हैं। मैं रफ कार्य में आपको बता देता हूँ। पहला पद है x की घात 3 और इसका पहला पद है x, तो x की घात 3 बटे x, तो x इंटू x अपान x। तो इस तरीके से हम x टू दी पावर 3 है या x क्यूब है, x क्यूब को हम लोग x इंटू x लिख सकते हैं, और यहाँ x है वो x लिखा गया है। काट देते हैं x को x से, क्या बचा x इंटू x मतलब x स्क्वायर बच गया। ये जो बचा है अब यहाँ पर आया है, ये हमारा भागफल की जगह में आ जाएगा x स्क्वायर, और जो भागफल की जगह में जो आ गया है उसे हम हमारे भाजक से x माइनस 4 से हम x ऋण 4 से हम गुणा कर लेते हैं। तो x ऋण 4 से हम गुणा कर लेते हैं, तो x की घात 2 गुणित x ऋण 4 गुणित x की घात 2। x की घात 2 गुणित x का मतलब हो गया x की घात 3। हम लोग घातांक नियम में पढ़े होंगे कि दोनों का घात यदि दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह रहे और आधार समान रहता है ना, तो ये 2 और ये 1 3 दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। x की घात 3 ऋण 4x की घात 2। यहाँ तो एक नंबर है और एक वेरिएबल्स था, इसलिए वो अपने आप जैसा था वैसा गुणा के रूप में लिखा जाएगा। हाँ, हम नीचे में लिख लेते हैं x की घात 3 ऋण 4x की घात 2। अब हम जानते हैं कि नीचे में जब हम भाग करते हैं तो नीचे वाले पद को हमको घटाना है, तो इसलिए हमने ऋण का चिन्ह लगा दिया। ऋण का चिन्ह लगाया तो ये धन था इसलिए ये ऋण हो गया, ये ऋण है इसलिए ये धन हो गया। ऋण धन होता है इसलिए ऋण का गुणा हो गया एक प्रकार से। अब ये धन है, ये ऋण है, x की घात 3 ऋण x की घात 3 जब विपरीत चिन्ह रहते हैं तो वो आपस में कट जाते हैं या घटते हैं तो शून्य हो जाते हैं वो, तो ये कट गए यहाँ पर। अब ये ऋण है और ये धन, मतलब ऋण 5 और धन 4, तो एक ऋण और एक धन आपस में हमेशा घटता है, तो 5 में से 4 हम घटा लेते हैं, वो आ जाएगा 1। और हमारा जो वेरिएबल्स है यहाँ पर वो चर राशि है, वो घात x की घात 2 है। चूँकि 1 लिख सकते हैं लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, गुणांक तो अगर वहाँ कुछ नहीं है तो गुणांक का मतलब वहाँ पर 1 है ही, है ना। लेकिन ये 5 का चिन्ह ऋण है और 4 का चिन्ह चूँकि धन है,
तो ये चिन्ह हो जाएगा ऋण का, ऋण x की घात 2। बाकी दोनों है इसको हम वैसे ही उतार लेते हैं, ऋण 2x धन 24 जैसा यहाँ किए थे। इससे मैं फिर से सेम वैसे ही करेंगे और उसको आगे वैसे ही बढ़ाएंगे हम। अब यहाँ जो हमको पहला पद मिल रहा है वो ऋण x की घात 2 है, तो हम यहाँ ऋण x की घात 2 लिख लेते हैं। और इसका पहला पद तो हमेशा ही x ही है, भाजक का वो वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा x। यदि हम इसको लिखते हैं तो ऋण x गुणित x बटे x, x आपस में कट जाएगा, आ गया हमारे पास में ऋण x। तो ऋण x आया है तो यहाँ हम ऋण x लिखेंगे, जैसा चिन्ह के साथ था वैसे ही चिन्ह के साथ लगा देंगे। जो आता है उसका भाजक से गुणा करना पड़ता है, x ऋण 4 है, x माइनस 4, x माइनस 4 से हम लोग माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस एक्स का x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे हम लोग, तो ये क्या होगा माइनस एक्स इंटू एक्स, और ये ऋण है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ऋण ऋण धन और 4 गुणित x, तो ये हो जाएगा ऋण x की घात 2 धन 4x। जो नीचे में हमारे पास आया है गुणनफल ऋण x की घात 2 धन 4x, हम उसे लिख लेते हैं यहाँ पर ऋण x की घात 2 धन 4x। अब चूंकि भाग करते हैं तो नीचे वाले पद के आगे में हमको ऋण का चिन्ह लगाना पड़ेगा। भाग करते समय ऋण करते हैं तो जब हम ऋण लगाते हैं तो ये ऋण का गुणा ऋण के साथ होगा, तो ये धन में तब्दील हो जाएगा, ये धन जो है वो ऋण में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा ऋण ऋण धन ऋण धन ऋण। अब ये ऋण x की घात 2, ये धन x की घात 2, पद बिल्कुल समान है, बिल्कुल समान, कोई गुणांक भी उसमें अंतर नहीं है, तो ये आपस में घट जाएंगे, तो ये शून्य हो जाएगा। वो जो बच गया है आगे का दोनों समान पद है, ऋण 2x ऋण 4x, तो दोनों में चूंकि ऋण का चिन्ह है तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो हम उसे ऋण 6x लिखेंगे। ऋण 6x क्यों लिखा हूँ कि दोनों ही ऋण ऋण थे तो जुड़े तो ऋण हुआ, दोनों धन धन होते जुड़ता है धन का चिन्ह लगता है, लेकिन जब घटता है तो एक धन और एक ऋण रहता है, तो हमको बड़ी संख्या को देखना पड़ता है। यहाँ भी हमने एक प्रकार से बड़ी संख्या को ही लिया है कि ये 4 का चिन्ह ऋण था, हमने ऋण 6 किया है, ऋण 6x धन 24। अब ये एक हमारे पास में मिल गया ऋण 6x धन 24। फिर से हम वही प्रक्रिया करेंगे, इस प्रक्रिया को बड़े ध्यान से देखिए, ये यही प्रक्रिया है जो पूरा सवाल इस पर टिका हुआ है, क्योंकि आप यदि इसे सही तरीके से हल करते हैं तो आपको यहाँ ऊपर में जो भागफल आता है वो बिल्कुल सही आता है। अब यहाँ नीचे में पहला पद है ऋण 6x और हमारे भाजक का पहला पद तो x है ही, हम x लिख लेते हैं, x और x आपस में कट जाएगा, क्या आ जाएगा ऋण 6, यहाँ पर आप लिख दीजिए ऋण 6। अब इसी ऋण 6 से आपको अपने भाजक को x ऋण 4 को x माइनस 4 को गुणा मल्टीप्लाई करना है, तो x माइनस 4 गुणा कर दीजिए बारी बारी से, ऋण 6 गुणित x ऋण ऋण धन 4 गुणित 6। समझ में आ रहा होगा, ये ऋण धन ऋण है तो ऋण 6 गुणित x हुआ, ये ऋण ऋण धन 4 गुणित 6, ये हो जाएगा ऋण 6x धन 24। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ऋण 6x धन 24। तो जब चिन्ह है फिर से घटाने का चिन्ह लगाएंगे, तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, ये धन और ये ऋण हो जाएगा ऋण धन ऋण। अब हम देखते हैं ये समान पद है, ऋण 6x धन 6x शून्य, धन 24 ऋण 24, 24 में से 24 जाएगा तो भी शून्य हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ कुछ भी शेषफल नहीं बचा है, मतलब ये x की घात 3 ऋण 5 x की घात 2 ऋण 2x धन 24 को x ऋण 4 से पूरा पूरा भाग गया है, पूरा पूरा भाग गया है। मतलब हम इस सवाल का उत्तर लिख सकते हैं कि x ऋण 4 x की घात 2 ऋण 5 x की घात 2 ऋण 2x धन 24 का गुणनखंड है। यदि ये शेषफल बच जाता तो हम लिखते ये गुणनखंड नहीं है। तो मुझे लगता है ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और निश्चित रूप से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और इससे भी थोड़े से लेकिन कठिन सवाल आपके पुस्तक में होंगे। अगर आपको लगता हो कि इसमें से कोई सवाल मुझे बताना चाहिए था तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिए, मैं उसका वीडियो बनाकर
डालूंगा यदि आपको लगता है कि आपको उससे समझ में आएगा। तो हमारा ये बीजी व्यंजक वाला पूरे चैप्टर जो है इस तरीके से ख़त्म होता है आज। हम अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। मेरे वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखते रहिए, लाइक करिए, अगर पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट करिए जहाँ भी अगर महसूस होता है, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, शिक्षकों के साथ में, और अपने स्टूडेंट लोग के साथ में, अपने बच्चों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। जहाँ पर भी आपको महसूस होता है आप निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैंने कोशिश करी है इंग्लिश के कुछ शब्दों को इस चैप्टर में डालने की। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ कमी हुई होगी तो मैं निश्चित रूप से उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।